नमस्कार साथियों, मैं शोभित सिंह मैक्स अप नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बता दूं अब जो हमारे चैनल पे जो यानी कि मैक्स अप नॉलेज पे जो सीरीज चलाई जा रही है वो खास करके इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के लिए चलाई जा रही है। आप कह सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मानी जाती है। अक्सर हर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछते ही है, तो इस वजह से जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो ये टेंशन बना रहता है कि हमें अभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी में ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है, जो कि बहुत बड़ी टॉपिक मानी जाती है और इसको लेकर बहुत टेंशन रहती है कि अभी हमें इसे पढ़ना है। तो आपको बता दूं कि ये जो सीरीज है इसमें जो भी क्लासेज अभी चलेंगी उसमें हम लोग भारत की जो प्रमुख नदियां हैं या नदी तंत्र आप बोल सकते हैं, रिवर सिस्टम बोल सकते हैं, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, ये सब टॉपिक को आज हम लोग इस सीरीज में डिटेल में जानेंगे। आपको बता दूं कि इस क्लासेस की खासियत क्या है। यहाँ पर हम लोग बड़े सिंपल लैंग्वेज में अपने ड्रेनेज सिस्टम को कवर करना है। एक बड़े सिंपल लैंग्वेज में देखना है, ज़्यादा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। मेरा पूरा विश्वास है कि अगर अंत तक आप इस सीरीज से बने रहते हैं तो आपको जितनी भी बातें बताई जाएंगी वो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी अच्छे से, अगर आप उसे अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं और लगातार बने रहते हैं। तो आपको पता ही है कि इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज जो हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, तो एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जैसे कुछ टॉपिक आज देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। आपको ये कभी टेंशन ही नहीं लेना है कि अब हम लोग को इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, बस अब सीरीज आ गई है, अब इसमें हम लोग को इंडियन ज्योग्राफी में का ये जो ड्रेनेज सिस्टम हमेशा के लिए क्लियर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम। ये वाली टॉपिक ये जो ऊपर लाइन के ऊपर है इसे बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, इसके पहले यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग क्या बात करनी है हम लोग को। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम को बोलते हैं अपवाह तंत्र। ज़्यादा हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम लोग अपनी प्रमुख नदियों की बात करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताना जरूरी है। अपवाह तंत्र में नदियों की ही चर्चा की जाती है। नदी किस क्षेत्र में प्रवाहित हो रही हैं, उस क्षेत्र में कौन कौन सी सहायक नदियां वहां आके अपना जल उसमें मिला रही हैं, फिर वो जो मेन नदी है कहाँ से निकल रही है, कहाँ को जा रही, कहाँ से आती, कहाँ को जाती, ये सब बातें हम लोग को इसमें पढ़ना रहता है अपवाह तंत्र में। कुछ इससे खास बातें भी जानेंगे। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि भारत की जो प्रमुख नदी है उसमें कौन किस क्षेत्र की कौन सी नदी कहाँ आकर मिल रही है, कहाँ अपना जल गिरा रही है, कितनी उसमें जल की ज़्यादा तीव्र है, ज़्यादा लंबी है, ये सब बातें हम लोग को इसमें पढ़ना रहता है। तो आपको बता दूं कि यही जो अपवाह तंत्र जिसे बोलते हैं हम, इसमें भारत में इसका क्लासिफिकेशन जो किया गया है, वर्गीकरण कर दिया गया है कि हम लोग को समझने में आसानी रहे, या आप एक तरह से कह सकते हैं उसकी विशेषता के आधार पर, उसकी गुणवत्ता के आधार पर उसे कुछ अलग कुछ बेस बनाया जाता है ना, तो उस पे बेस पे यहाँ वर्गीकरण कर दिया गया है। क्या वर्गीकृत किया गया है? पहला बना दिया गया हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। भारत में यानी कि हिमालयी अपवाह तंत्र में जो हिमालय की नदियां हैं उनकी चर्चा की जाती है, और प्रायद्वीप अपवाह तंत्र में जो प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं उनकी चर्चा की जाती हैं। अब ये हिमालयी अपवाह तंत्र में अब जब देखेंगे तो इसमें जो नदियां बहती हैं तो यहाँ पे मुख्यतः तीन ही नदी है। आप लोग नाम तो कई सुनते हैं लेकिन मुख्यतः तीन नदी तंत्र की बात की जाती है। क्यों तीन नदी तंत्र की बात की जाती है? क्योंकि बाकी नदियां भी इन्हीं तीनों में जाकर मिलती हैं, इन्हीं तीनों में जाकर गिरती हैं जो हिमालयी नदियां हैं। तो मेन यही तीन नदी हैं जिसमें बाकी हिमालयी नदियां या उत्तर भारत की नदियां इसमें जाकर मिलती हैं। कुछ प्रायद्वीप नदियां भी जाकर गिरती हैं इसमें, लेकिन उसकी बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तीन नदी हैं। पहला कौन सी? सिंधु नदी, दूसरा गंगा नदी और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये हिमालय की तीन नदियां हो गई। प्रायद्वीप वाली हम लोग बाद में देखेंगे, जब ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा तब प्रायद्वीप वाली पढ़ेंगे। तो देखिए ऐसे समझिए कि जो ये तीन नदियां हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जब हम लोग सिंधु नदी को डिटेल में पढ़ेंगे और इसके क्षेत्र को पढ़ेंगे, इसकी सहायक नदियों को पढ़ेंगे, तब हम कहेंगे कि सिंधु नदी तंत्र हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग इतना चीज सिंधु नदी तंत्र में पढ़ेंगे। फिर आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में ब्रह्मपुत्र में कौन कौन सी नदियां आके मिल रही हैं, किस क्षेत्र में जा रही हैं, कहाँ को मुहाना बना रही हैं, ये सब बातें जब पढ़ेंगे तो हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी में ये सब देखेंगे। गंगा नदी तंत्र अगर पढ़ रहे हैं, तीन है ना, गंगा नदी तंत्र पढ़ना है तो गंगा की कौन कौन सी सहायक नदी है, कहाँ को आ रही, कहाँ को जा रही है, कैसे प्रवाहित हो रही है, किस क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है, क्या खास बात है, ये सब पढ़ लेंगे तो हमारा गंगा नदी तंत्र यानी कि सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी से जुड़ी बातें, गंगा नदी तंत्र में गंगा नदी से जुड़ी बातें और ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी हुई बातें। तो आज बेसिक में आप केवल इतना ही समझिए, अंत तक जब तक हम लोग पहुंचेंगे बेसिक चीजें भी आपको कई चीज क्लियर हो जाएंगी, बातों बात में आपको ऐसे बता दूंगा। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या है, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे सिंधु नदी तंत्र।
ये वाली नदी तंत्र को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए ये यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द इंडस रिवर सिस्टम, यानी कि सिंधु नदी तंत्र। तो इसको आज हम लोग डिटेल में जानेंगे, बाकी नदियों को आगे आने वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ी बड़ी है, जटिल है, कठिन है, इसलिए हम लोग बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आराम से समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसे मिटाऊंगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ देखिए मैंने इसे मिटा दिया है। आप चलिए समझते हैं इंडस रिवर सिस्टम यानी कि सिंधु नदी तंत्र, जो कि हिमालयी नदी कह सकते हैं, हिमालय अपवाह तंत्र की एक प्रमुख नदी है। पहला हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम में हम लोग इसमें मुख्य नदी हमारी क्या है, सिंधु नदी है। सिंधु नदी में बाकी सहायक नदियां आके मिल रही हैं, कहाँ के मिल रही हैं, ये सब बातें पहले हम लोग को समझना है। तो इसकी प्रमुख नदी यहाँ पे कौन सी है, इंडस रिवर है, जो कि 1114 किलोमीटर है, भारत में ये प्रवाहित होती है। या आप कह सकते हैं 1114 किलोमीटर ये भारत में प्रवाहित होती है इंडस रिवर। कौन सी, सिंधु नदी क्या है, मेन नदी है। इसकी सहायक नदी की आप जब बात करेंगे तो आपको पता है जब कोई नदी प्रवाहित होती है इस तरह से, तो वो क्या होती है, इसमें दो तरफ से भी आके मिल सकती है। हो सकता है कि एक ही तरफ से मिलती है, लेकिन ज्यादातर नदियों में देखेंगे दोनों तरफ से जल आकर उसमें, यानी कि सहायक नदियां आकर मिलती हैं। कुछ सहायक नदी इधर से आ गई, कुछ सहायक नदी इधर से, कुछ इधर से, कुछ ऐसे आके मिलती हैं, कुछ ऐसे आके मिलती है ना। यानी कि ऐसे अगर नदी प्रवाहित हो रही है इस डायरेक्शन में, ये वाली मेन नदी जो है, अगर सिंधु नदी की बात करें तो इसके दाएं तरफ से यानी कि राइट हैंड साइड और कुछ लेफ्ट हैंड साइड से भी नदी आके मिलेंगी। तो यहाँ पे जो 5 नाम लिखे हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब क्या हैं, लेफ्ट साइड से आकर मिलती हैं सिंधु नदी में, लेफ्ट साइड से, यानी कि बाएं तरफ से आकर मिलने वाली ये सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन 5 नदियों को हम लोग को पढ़ना है। इसके अलावा भी कई छोटी नदियां हैं जो कि दाहिनी तरफ से भी मिलती हैं, तो उन पे हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप डिटेल में फिर कभी पढ़ें तो उन्हें भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। मोस्टली हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बाईं तरफ से आकर मिल रही हैं, लेफ्ट साइड से सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब इनकी कुछ खास बातें जान लें, इनकी लंबाई जान लें। तो देखिए झेलम जो है, जो कि सबसे पहले, ये इसी क्रम में आप नोट भी कीजिएगा, साथ में आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि इंडस में उसके इंडस के बगल में झेलम प्रवाहित होती है, झेलम के बगल में चिनाब, चिनाब के रावी, ब्यास, सतलज। देखिए पहले क्या है, झेलम जो है ये 724 किलोमीटर प्रवाहित होती है, और चिनाब जो है 1180 किलोमीटर, रावी 725 किलोमीटर, ब्यास 470 किलोमीटर, और सतलज भारत में 1050 किलोमीटर प्रवाहित होती है, यानी कि भारत का ये क्षेत्र है, इसका इतने किलोमीटर ये चलती हैं। तो ये हो गई इसकी सहायक 5 नदियां हैं, नाम याद रख लीजिए। अभी हम लोग इसे ट्रिक से भी याद करेंगे। तो कौन सी नदी कहां पर आके मिलती है, इसे हम लोग 2 फिगर के माध्यम से समझेंगे। पहला फिगर तो आप यहां देख रहे हैं, पहले इसे हम नहीं समझेंगे, इसके पहले एक और मैं फिगर बनाऊंगा, उसके माध्यम से समझेंगे। अगर आपको उसमें न समझ में आता है तो आपको ये समझ में आएगा, यानी कि 2 तरह का बना दिया गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये फिगर नहीं समझ में आई, ये वाला समझ में आया, ये वाला नहीं समझ में आया, ये वाला समझ में आएगा। वही मामला यहाँ पर भी है। अगर आपको एक फिगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे पूरा विश्वास है आपको दूसरा समझ में आ जाएगा। अगर दूसरा नहीं समझ में आ रहा तो पहला वाला आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं सिंधु नदी में कैसे प्रवाहित होती है। आप एक तरह से ये समझिए कि सिंधु नदी इस तरह से प्रवाहित हो रही है, एक कोई नदी है, उसमें पहले कौन है, झेलम जाके मिलेगी, फिर उसके बगल में चिनाब आएगी, फिर रावी आएगी, ब्यास आएगी, फिर सतलज आएगी। ये क्रम याद रखिएगा। तो इसलिए आप इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, क्या बोलेंगे, JCRBS, जे से झेलम, सी से चिनाब, आर से रावी, बी से ब्यास, एस से सतलज। तो ये क्रम याद रखिएगा, JCRBS। कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। यहां पर एक चीज और नोट कीजिएगा, क्या ये प्रवाहित कहाँ होती हैं, ठीक है, ये नदियां प्रवाहित कहाँ होती हैं। तो आपको बता दूं, जो मेन नदी है इंडस रिवर है, इसको भी पढ़ना है। ये तो सहायक नदियां इतनी हैं, ये क्या है, इतनी सहायक नदियां हैं। तो इसके लिए आपको कैसे याद रखना है कि कौन सी नदी कहाँ प्रवाहित होती है। तो देखिए इंडस रिवर जो है वो 3 जगह प्रवाहित होती है, सिंधु नदी 3 जगह प्रवाहित होती है, जो कि मेन नदी जो है वो कहाँ प्रवाहित होती है, तिब्बत से निकली, भारत में प्रवेश की, भारत के बाद डायरेक्ट फिर पाकिस्तान में। 3 जगह हो गया, तिब्बत, भारत, पाकिस्तान। तो ये तो यहाँ से निकलती है तिब्बत से। कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। तो झेलम जो है आप कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर से, झेलम, जे से झेलम, जे से जम्मू एंड कश्मीर, आप इसे याद रख सकते हैं। फिर बीच की ये जो 3 नदियां हैं ये कहाँ से निकलती हैं, हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। कौन सी, चिनाब, रावी, ब्यास, CRB, ठीक है। यहाँ पे फिर वो ऑर्डर लिख दे रहा हूँ, JCRBS। तो ये जम्मू कश्मीर हो गई, और बीच की जो 3 नदियां चिनाब, रावी, ब्यास, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। और लास्ट वाली जो सतलज नदी है ये भी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है।
तो जो मेन नदी है और एक तो सहायक वाली जो है, लास्ट वाली जो ट्रिब्यूटरी रिवर सतलज, वो तिब्बत से निकलती है। पहली जो सहायक नदी झेलम है वो जम्मू कश्मीर से निकलती है, और बीच की ये तीनों कहाँ से निकलती हैं? हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। अभी एक एक जगह की हम लोग भी चर्चा करेंगे फिगर के माध्यम से। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसे हाईलाइट कर लीजिएगा, इसे भी आपके लिए मददगार रहेगा, याद रहेगा हमेशा क्या? JCRBS झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, अब हम लोग एक फिगर बनाएंगे पहले, उसके माध्यम से समझेंगे, तब ये फिगर और अच्छे तरह के समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए समझना क्या है इसमें, सिंधु नदी पहले निकलती है, फिर उसके बाईं तरफ से 5 नदी जाकर सिंधु नदी में मिलती हैं, जो कि अभी मैंने नाम बताया JCRBS, ठीक है। तो उनको बनाते हैं। आप यहाँ पे इमेजिन कीजिए, ये फिगर हो सकता है पहले अगर अब मैं बताऊँ शुरुआत में तो हो सकता है आपको ना समझ में आए अच्छे से, लेकिन पहले यहाँ समझिए फिर इसे समझिएगा। तो यहाँ पर आपको बता दूं मेन नदी जो है सिंधु नदी, जो मैंने बताया, जो क्योंकि सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे हैं तो इसकी मेन नदी कौन है? सिंधु नदी है। ये जो एकदम ऊपर नॉर्थ साइड है वो कौन सी है? सिंधु नदी है। ये तिब्बत से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है, भारत के बाद ये पाकिस्तान में आ जाती है। पाकिस्तान में जाती है तो बाकी जो सहायक नदियां हैं आकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसी को हम लोग दूसरे फिगर समझेंगे। कल्पना कीजिए, सपोज दैट मैं इतना शक्तिशाली हो गया, अद्भुत शक्ति वाला प्राणी हो गया कि मेरे अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति आ गई। मैंने कहा कि लोगों को इस तरह से समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं सिंधु नदी को क्या करता हूँ? सीधी रेखा में बना देता हूँ। लोगों को ये थोड़ा अटपटा लगता है समझने में, तो इसलिए मैं इसे सीधा कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? सिंधु नदी को इस तरह से मैंने बना दिया। कैसे बना दिया? इस तरह से एक सीधी लाइन में। वैसे तो पहले देखिए सिंधु नदी ऊपर गई है, फिर ऐसे आई है, फिर ऐसे आई है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए क्या कर दिया? ऐसे बना दिया। सिंधु नदी यहाँ से क्या है? ये क्या है? मानसरोवर झील के पास से 5180 मीटर की ऊंचाई से वहां से कौन निकलता है? सिंधु नदी निकली। जब ये वहां से निकलती है तो यहां पर एक जगह का नाम है जिसे बोलते हैं दमचौक। क्या नाम है? दमचौक। दमचौक के पास सिंधु नदी भारत में प्रवेश की। जहां पर प्रवेश की उस जगह का नाम क्या है? वहां पे दमचौक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला यहाँ प्रवेश कर रही है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर दमचौक वाला एरिया ये हो गया, ये नाम है। तो तिब्बत से निकली, भारत में प्रवेश की, भारत में कुछ दूर चली आगे। भारत में क्या करती है? लद्दाख यानी कि लेह के पास, इसी के निकट बसा हुआ है लेह, गिलगिट बाल्चिस्तान से होते हुए भारत से निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो लेह गिलगिट बाल्चिस्तान से होते हुए ये पाकिस्तान में कहाँ प्रवेश करती है? चिल्लास में। चिल्लास एक जगह का नाम है, वहां पर ये क्या करती है? उसके बाद ये क्या करती है? वहां पे पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यानी कि ये वाला जो एरिया है ये इंडिया वाला एरिया है, इंडिया वाला है। और ये वाला जो एरिया था ये कौन सा था? तिब्बत वाला एरिया था, ठीक है। तिब्बत से निकली, दमचौक के पास भारत में प्रवेश की, भारत में लेह गिलगिट बाल्चिस्तान से होते हुए चिल्लास के पास पाकिस्तान में प्रवेश कर गई, ठीक है। इतना आई होप कि आपको क्लियर है। ये आगे बढ़ती है पाकिस्तान में जाकर, फिर आगे जाकर अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में सिंधु नदी अपना मुहाना बनाती है। आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ मिठानकोट एक जगह का नाम है, यहाँ पे मिठानकोट एक जगह का नाम है। मिठानकोट में इसकी बाकी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। अभी के लिए आप ये समझिए कि जहां मुहाना बनाती है, ये अक्सर कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जो कराची है पाकिस्तान में, कराची के किस दिशा में सिंधु नदी है? तो आप कहेंगे कराची के पूर्व में कौन है? सिंधु नदी है। या इस तरह से समझ पूछ सकता है कि सिंधु नदी के किस दिशा में कराची शहर बसा हुआ है? तो आप कहेंगे पश्चिम में कराची बसा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा है, दोनों क्वेश्चन घुमा पूछा है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। तो ये अरब सागर में क्या करेगी? अपना जल गिराएगी, ठीक है, पाकिस्तान से होते हुए। तो ये सिंधु नदी होगी जो कि मेन नदी है हमारी। अब इसी में जो हमने 5 नदियों के नाम बताए हैं, कौन कौन सी? JCRBS, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये नदियों को पढ़ना है। इनका क्रम बता दूं, सबसे पहले कौन आएगी? झेलम आएगी, दूसरे पे चिनाब आएगी, तीसरे पे रावी आएगी, चौथे पे ब्यास आएगी और सबसे लास्ट में कौन आएगा? सतलज आएगा। ये 5 नदियां जाकर सिंधु नदी में मिलेंगी। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि इनमें से ये सब डायरेक्टली जाकर सिंधु नदी में नहीं मिलेंगी। इसमें से केवल जो चिनाब है, दूसरे नंबर की जो है नदी, वो जाकर डायरेक्ट सिंधु नदी में मिलेगी। बाकी जो नदियां हैं डायरेक्ट सिंधु में नहीं गिरती हैं। कैसे? इसे देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि इस क्रम को नोट कर लीजिए, इसी क्रम में हम लोग फिगर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं पहले क्या करूँगा? दूसरे नंबर की जो नदी है चिनाब, उसे बनाऊंगा। तो आपको बता दूं जो चिनाब है ये कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश। आप देख रहे हैं, समझ लीजिए, सपोज दैट ये क्या है आपका?
हिमाचल प्रदेश है। यहाँ क्या है, हिमाचल प्रदेश में यहाँ कौन है, बराला चाला एक दर्रा है, बराला चाला, कहीं कहीं बड़ाला चाला बोला जाता है। यहाँ बराला चाला दर्रा से कौन निकलता है, चेनाब निकलती है। चेनाब निकली, ये क्या हुई, चेनाब निकली, आगे जाकर कहाँ मिल गई, यहाँ पर सिंधु नदी में मिल गई। तो आपको जैसा कि मैंने बताया, चेनाब ही है जो डायरेक्टली जाकर सिंधु नदी में मिल रही है। कहाँ से निकलती है ये, बराला चाला हिमाचल प्रदेश, ये कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के बराला चाला दर्रा से निकलती है और आगे जाकर पाकिस्तान में कहाँ मिलती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। ये जो कौन, चेनाब, ये कौन है, चेनाब। चेनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बोला जाता है। तो चेनाब का ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अब पहली पे, अब झेलम पे बात करते हैं। दूसरा हो गया, जब भी आप फिगर बनाइएगा तो इसी तरह बनाइएगा, पहले दूसरे नंबर वाली नदी बनाइएगा। अब आती है झेलम। झेलम कहाँ से निकलती है, झेलम आपकी जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील एक जगह है। क्या है, जम्मू कश्मीर में एक जगह वेनीनाग झील के पास शेषनाग झील है, वहां से कौन निकलती है, झेलम निकलती है और ये आगे जाकर कहाँ, चेनाब में मिल जाती है। तो ये कौन हो गया, झेलम, झेलम हो गया। और ये कहाँ, जम्मू कश्मीर से निकलती है, जेएनके से निकलती है। और ये यहाँ पर कौन है, जैसा कि मैंने बताया शेषनाग झील, कौन, शेषनाग झील से ये निकलती है, कौन, झेलम नदी निकलती है और ये आगे जाकर चेनाब में मिल जाती है। देखिए, जो झेलम है डायरेक्टली सिंधु में नहीं मिल रही है, ये अपना जल चेनाब में गिरा रही है, फिर चेनाब जाकर सिंधु में मिलती है। ये तीन नदियां यहाँ क्लियर हो गई। पहला कौन, इंडस हो गई, क्लियर हो गई, जो कि मेन नदी है इंडस। और फिर पहली सहायक नदी झेलम हो गई, दूसरी चेनाब भी क्लियर हो गई। दो नदियां हो गई, एक पहली ये झेलम सहायक, दूसरी चेनाब सहायक हो गई। अब तीसरी यहाँ पर रावी की बात करते हैं। रावी कहाँ से निकलती है, रावी आपकी, ये भी जैसा कि मैंने बताया था, ये तीन नदियां कहाँ से निकलती हैं, हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। तो ये कहाँ से, ये भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलेगी। हिमाचल प्रदेश में आपका एक वो है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे के पश्चिम से ये नदी यहाँ से निकलती है जिसका नाम है कौन, रावी। तो रावी भी निकलेगी और जाकर चेनाब में अपना जल गिराएगी। तो ये कौन हो गया, रावी हो गया। और ये रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है रावी नदी और वहां पर जाकर ये क्या करती है, चेनाब में आगे जल अपना गिराती है। तो इस तरह से हमने देखा जो इंडस रिवर है उसकी तीन सहायक नदियां हो गई, सिंधु नदी की तीन सहायक नदियां हो गई रावी, और रावी जाकर चेनाब में गिरती है। फोर्थ नंबर की आ गई ब्यास। ब्यास कहाँ से निकलती है, ये भी आपकी देखेंगे हिमाचल प्रदेश से निकलती है और इसका नाम आप आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पर है एक व्यास कुंड, तो ये कहाँ से निकलती है, व्यास कुंड से निकलती है और ये कुछ इस तरह से प्रवाहित होती है। ये पूरा ज्यादा दूर नहीं जाती है, व्यास ऐसे ही बहती है। अभी देखिए ये डायरेक्ट जाके ये चेनाब में नहीं मिलेगी, ये भी न तो चेनाब में डायरेक्ट मिलेगी न तो सिंधु में। कैसे, देखिए ये कौन सी हो गई, ये तीसरी हो गई। अब ये चौथी कौन हो गई, व्यास, व्यास हो गई, यहां से निकली। अब आपको पता है जो लास्ट वाली सतलज नदी है, ये मैंने बताया था, ये तिब्बत के पठार से निकलती है। तिब्बत के पठार से यहाँ राक्षस ताल है, राक्षस ताल। तो यहाँ पे क्या है आप समझ लीजिए, ये फिर हम लोग आ गए तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से, यहाँ पर एक राक्षस ताल है। क्या है, राक्षस ताल है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज, जो कि बहुत लंबी नदी मानी जाती है और ये जाकर कहाँ गिरती है, सिंधु नदी में गिरती, सॉरी चेनाब में गिरती है। एक बार थोड़ा फिर से मैं फिगर बना दे रहा हूँ, ये कहाँ जाकर गिरती है, ये चेनाब में गिरती है। तो ये ब्यास भी कहाँ आके मिलती है, सतलज में आके मिलती है। तो ये कौन सी है, सतलज नदी, सतलज नदी। देखिए अगर आपको इस फिगर से अभी नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला समझ में आ जाएगा, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आपको ये पहले ही समझ में आ जाएगा। तो ये राक्षस ताल तिब्बत के पठार से निकली कौन, सतलज नदी, और जाकर कहाँ पे मिलती है, ये जाकर मिलेगी आपकी चेनाब में। तो पहला एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला, सिंधु नदी तिब्बत के पठार से निकली, दमचौक के पास भारत में प्रवेश की, वहां से चिल्लास के पास से पाकिस्तान में प्रवेश की। झेलम नदी जो है शेषनाग झील से निकलती है जम्मू कश्मीर से और आगे जाके चेनाब में मिल जाती है। चेनाब यह बराला चाला दर्रे से निकलती है और यह आगे बढ़कर जाकर सिंधु नदी में गिरती है। रावी नदी जो है ये आपकी निकलती है, ये कहाँ, ये भी जो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में उसके पश्चिम से, वहां से निकलती है रावी नदी और जाकर चेनाब नदी में मिलती है।
ब्यास नदी जो है, ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है और आगे जाके सतलज में मिलती है। सतलज राक्षस ताल से, तिब्बत के राक्षस ताल से वहां से निकलती है और आगे जाकर इसी में व्यास नदी का जल प्राप्त होता है और यहां से फिर ये जाकर उसे भी कहा चिनाब नदी में गिरा देती है। आप यहाँ एक चीज और नोट कीजिएगा कि यहाँ पर एक और चीज हरिके नामक स्थान है। क्या है? हरिके, पंजाब का हरिके नामक स्थान है यहाँ पर कपूरथला के पास, जहां पर हरिके बैराज बनाया गया है। क्या बनाया गया है? हरिके बैराज। हरिके बैराज से, यहीं से आप लोग एक नाम सुने होंगे, भारत की एक बहुत प्रसिद्ध नहर है जिसे बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, और ये इंदिरा गांधी नहर को इसी दो नदियों से जल प्राप्त होता है। किस दो नदी से? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। व्यास और सतलज नदी से इस नदी को जल प्राप्त होता है और ये जो नहर है मुख्यतः राजस्थान के क्षेत्रों के लिए बनाया गया है। वहां पे सिंचाई के लिए उद्देश्य, कई उद्देश्य से इस नहर को वहां पर लाया गया है। तो इसको कहां से जल प्राप्त होता है? ब्यास नदी और सतलज नदी से। कहां से? हरिके बैराज से। तब ये जाकर इंदिरा गांधी नहर में जल प्राप्त होता है। एक चीज यहां आप एक और नोट कीजिएगा, इस वाले स्थान पे देखिए, यहां पर पांचों नदियां क्या हो रही हैं? आकर मिल जा रही हैं। क्यों? जब ये पांचों नदियां यहां आकर मिल जा रही हैं तो यहां से यहां तक के क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? पंचनद बोलते हैं। इस नदी का नाम क्या हो जाता है? पंचनद हो जाता है, क्योंकि इस नदी में यहाँ पे पांचों नदी का जल आकर यहाँ पर मिल जाता है। यानी कि पांचों नदी का संगम आप एक तरह से कर सकते हैं, जल यहाँ तक आ जाता है और यहाँ के बाद से इसे पंचनद बोला जाने लगता है। तो पंचनद हो गया। और ये मिठान कोट क्या है? पाकिस्तान में एक मिठान कोट है। क्या नाम है? मिठान कोट में जाकर और चिनाब यानी कि यही पंचनद मिठान कोट में जाकर सिंधु नदी में, या मिठान कोट के पास आप कह सकते हैं, सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद ये सिंधु नदी अरब सागर में जाकर अपना मुहाना बनाती है। तो ये मेन नदी हो गई इंडस रिवर। कौन सी हो गई? इंडस रिवर, या आप बोलते हैं सिंधु नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी हो गई। उसकी 5 सहायक नदी हो गई जो कि आप कह सकते हैं लेफ्ट साइड से आकर इसमें मिलती हैं। इसके अलावा राइट साइड से भी कुछ नदियां आकर मिलती हैं, जैसे आप कह सकते हैं श्योक नदी आकर यहाँ मिलती है। और भी कई नदियां, मैं उनका नाम बता दे रहा हूँ कौन कौन सी है। कुर्रम है, तोची है, गोमल है, बिबोआ है और सागर है। ये सब नदियां क्या है? दाएं तट से आकर प्रमुख नदी में मिलती हैं, सिंधु नदी में। अगर आपको ये फिगर नहीं समझ में आया तो चलिए ये वाला फिगर समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से 5180 मीटर की ऊंचाई से लगभग वहां से निकलती है। जब ये यहाँ पहुंचती है भारत के पास, तो यहाँ नाम है दमचौक है। दमचौक के पास ये भारत में प्रवेश करती है। ये वाली बात जो मैंने यहाँ बताई कि भारत में यहाँ प्रवेश की, लेह से होते हुए, गिलगिट बाल्चिस्तान से होते हुए, ये वाला जो जगह मैंने बताया चिल्लास, क्या बताया? चिल्लास, ये वाला जो जगह है ये है चिल्लास, भारत के यहाँ से निकल गई, फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश कर गई। ये देखिए हमारा है जम्मू कश्मीर, ये है हमारा पंजाब, ये हमारा है हिमाचल प्रदेश। तो हमने जैसा बताया झेलम कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर से निकलती है। जम्मू कश्मीर यहाँ कौन है? शेषनाग झील है। शेषनाग झील से होते हुए आगे वूलर झील यहाँ पड़ती है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आपका वूलर झील भी पड़ेगा और वूलर झील से होकर ये झेलम नदी आगे बढ़ती है। तो वूलर झील से होते हुए और फिर यहाँ पर जब पहुंचती है, आप देखिए तो भारत पाकिस्तान का जो सीमा है यहाँ पर, उससे आप कह सकते हैं झेलम नदी बाउंड्री बनाती है, बॉर्डर बनाती है, या आप कह सकते हैं बॉर्डर से लग के वहां से प्रवाहित होती है। तो कुछ दूर ये बॉर्डर बनाती है, फिर जाकर ये पाकिस्तान में प्रवेश करके चिनाब नदी में आकर मिल जाती है। ये जो मोटी वाली नदी है, मैंने चिनाब नदी को बनाया है। अब चलिए चिनाब की बात करते हैं। चिनाब कहां से प्रवाहित होती है? हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होती है। तो हिमाचल प्रदेश हमारा यहाँ है और ये चिनाब निकलती है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से। और चिनाब ये कहां से निकल रही है? बराला चाला दर्रा से निकलती है। बराला चाला दर्रा से होकर जम्मू कश्मीर में घुसी और वहां से फिर पाकिस्तान में प्रवेश करके मिठान कोट के पास, ये मिठान कोट के पास क्या होती है? आके सिंधु नदी में अपना जल गिराती है। तीसरी नदी जो सहायक नदी है सिंधु नदी की, रावी है। रावी कहां से? ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पश्चिम से आती है और ये आती है पंजाब में होती है, फिर पाकिस्तान में प्रवेश करके सिंधु नदी में अपना जल गिराती है। फिर आती है ब्यास नदी। ब्यास नदी ये भी कहां से है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। व्यास कुंड एक है, वहां से निकलती है, फिर पंजाब में प्रवेश करती है, आके सतलज नदी पे हरिके नामक कपूरथला के पास यहाँ पर अपना जल सतलज नदी में गिराती है।
सतलज नदी को आप देखेंगे तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से, वहां पे राक्षस ताल है, यहाँ पर वहां के मानसरोवर के पास राक्षस ताल है, वहां से निकलती है, आके भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब में, जहां पर व्यास नदी आकर इसमें मिलती है। और यहीं से मैंने बताया था कि आपको इंदिरा गांधी जल में नहर में जल प्राप्त होता है इन्हीं दो नदियों को यहीं से। तो यहाँ से जब इनका संगम हो जाता है, आगे जाती हैं, फिर ये दोनों संयुक्त धाराएं कहाँ जाकर चिनाब में अपना जल गिराती हैं। तो बाकी नदियां चिनाब में जा रही हैं, तब चिनाब जाकर सिंधु नदी में मिल रही है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या बताया, इसे पंचनद बोला, जो कि यहाँ से यहाँ तक क्या बोला, इसे पंचनद बोला। और यहाँ पे मिठानकोट के पास ये अपना जल चिनाब नदी सिंधु नदी में गिराती है, आगे अरब सागर में जाकर वो क्या करती हैं, अपना जल गिराती हैं। सो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से पूरा सिंधु नदी तंत्र जो था, या इंडस रिवर सिस्टम जिसे बोलते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ गया है। टॉपिक बड़ी मजेदार है, बड़ी अगर अच्छे से समझ में भी ना आए तो बहुत कठिन है, इसलिए आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको ये फिगर समझ में आया तब पर भी आप अच्छे से बता सकते हैं, अगर ये फिगर समझ में आ गया तब पर भी आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं, जो सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर, सॉरी कितना है, 2880 किलोमीटर किसकी लंबाई है, सिंधु नदी की लंबाई है। और आप कर सकते हैं 111 क्या, ऐसे 114 किलोमीटर क्या है, ये भारत में प्रवाहित होती है सिंधु नदी। तो ये इसकी कुछ खास बातें हैं। सो आई होप कि आपको ये मामला अच्छे से समझ में आ गया है। एक चीज और यहाँ नोट कर लीजिएगा, इस पे कुछ नदियों को क्या बनाया गया है, यहाँ पर कुछ परियोजनाएं चला रही हैं। तो जो परियोजनाएं, कुछ नाम बता दे रहा हूँ आपको, जैसे झेलम नदी पे जो है तुलबुल एवं कुछ और भी परियोजनाएं हैं। जम्मू कश्मीर में क्या है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर ही चलाई जा रही है। उसके बाद आती है आपकी चिनाब पे भी कई कुछ परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे बगलिहार है, और आप कह सकते हैं सलाल परियोजना है, दुलस्ती परियोजना है। ये किस पे चलाई जा रही हैं, चिनाब पे चलाई जा रही हैं। और इसी तरह कई अलग अलग नदियों पर जो है आप एक बार देख लीजिएगा, अलग अलग नदियों पर यहाँ पर वो चलाई जा रही है परियोजना अलग अलग। आप कह सकते हैं विद्युत के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, भांखड़ा नांगल परियोजना चलाई जा रही है। तो ये सब बातें आप एक बार देख लीजिएगा। और हरिके बैराज आप कह सकते हैं इंदिरा गांधी से यहाँ जल प्राप्त होता है। सो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को सिंधु नदी तंत्र बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया है, फिगर के माध्यम से समझ में आ गया है। हो सके तो आप ये फिगर बना भी लीजिएगा और अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप कह सकते हैं भांखड़ा नांगल परियोजना क्या है, सतलज नदी पर है। ये सब बातें अच्छी बातें हैं, इसे आप एक बार नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आएंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग गंगा नदी तंत्र को और डिटेल में जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। सो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो कंटिन्यू बने रहिएगा। विश्वास मानिए आपको इंडियन ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। बड़े मजेदार क्लासेस हैं, इसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।